जो क्लास है इसमें अपने को एक दिख ही रहा है सामने, क्या है मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने पहले देखा है तो। एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, सीधा सीधा पूरा एक सीधा वायर है, ठीक है, एक तार है। इस वायर को मैंने कैसे बना रखा है, तो ये एक सीधा सीधा वायर है, ठीक है। चलो यहाँ पर नीचे मैंने डॉट डॉट से क्यों बना रखा है और ऊपर भी डॉट डॉट से क्यों बना रखा है, तो इसका मतलब ये मान लीजिए आप कि ये वायर जो है नीचे भी बहुत दूरी तक है और ऊपर भी बहुत दूरी तक है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो अपने को इसकी वजह से मान लेते हैं कहीं अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये देख लेते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। कहाँ? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, यहाँ पर क्या है, ये बिंदु है बच्चों P, ठीक है। और इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इससे लंब डालेंगे यहाँ पे, तो वो डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं अपन, R मान लेते हैं, तो ये आपको पता है अभी, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, देखो टॉपिक लिख देते हैं अपन, ठीक है। अनंत रेखीय आवेश के कारण, यहाँ दिखेगा नहीं आपको लेकिन आप समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ जाती है तो बड़ी चालाकी से अपने को इसको समझना है पूरे को, ठीक है। पूरा डेरिवेशन जो है वो बड़ी चालाकी से अपने को समझना है। अब आगे बढ़ने से पहले अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा पास ले लेते हैं ताकि कोई तकलीफ ना हो अपने को, ठीक है। इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे वो तो अपन गाउस के नियम से निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, तो डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है। ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु जो है वो O बिंदु है, यानी कि यहाँ से P से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो वो कहाँ पे आया, O पर आया, ठीक है। तो ये O बिंदु है, समझ में आ गई होगी। ये तार का बीचों बीच वाला बिंदु नहीं है, थोड़ा ध्यान लगाना। तो मैं लिख देता हूँ क्या है, माना कि आप समझ जाइएगा क्या लिख रहा हूँ, माना कि एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको लेकिन ठीक है, आवेशित तार है जिस पर ठीक है आवेश घनत्व, कौन सा आवेश घनत्व अभी समझते हैं अपन। रेखीय आवेश घनत्व कितना है बच्चों, वो है लैम्ब्डा। कितना है बच्चों, लैम्ब्डा, ठीक है। चलो ये बात भी ठीक है, ठीक है, लैम्ब्डा है, यहाँ लिख देते हैं लैम्ब्डा है। इससे किससे, इस तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको इसी तरीके से लिख देना है, पूरे में से पूरे नंबर आप प्राप्त कर लोगे, ठीक है, करना है ये बात, ठीक है। सबसे पहले अपन इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में अपन चलेंगे, तो मैं लिख देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए देखो ये तरीका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगले अपने को 2-3 डेरिवेशन में यूज़ होगा, इसलिए अपने को थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान लगाना है। कैसे ध्यान लगाना है बच्चों, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तार के अलग अलग टुकड़ों की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में होगा। कैसे भाई, ठीक है, देखो मान लेते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं यहाँ पे ये, तो इस पर कितना आवेश है, प्लस कुछ होगा dq आवेश। अरे भैया यहाँ से मान लिया कि यहाँ से O से स्मॉल l दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल l दूरी पर, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
O से L दूरी पर स्थित एक छोटा सा अल्पांश है, लंबाई अल्पांश है, ठीक है, लंबाई अल्पांश जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों, dl है, ठीक है। O से L दूरी पर स्थित लंबाई अल्पांश dl के कारण, देख लेते हैं एक बार, के कारण P पर विद्युत क्षेत्र कुछ होगा, ठीक है, कितना है, dE है, कितना है बच्चों, dE है। अब देखो ये प्लस चार्ज है तो अपन एक छोटा सा टुकड़ा है तो इसको अपन एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज, इस प्लस dq को, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा dl लंबाई है तो dl लंबाई पर कितना आवेश होगा, dq आवेश होगा कि नहीं होगा। तो dq आवेश जो होगा, इस dq आवेश की वजह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि एक बिंदु आवेश है, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा है तो बिंदु आवेश अपन इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसकी वजह से डायरेक्शन कहाँ होगी, तो आपको पता है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है इधर। अगर ये टुकड़ा यहाँ होता तो क्या होता बच्चों, दिशा जो होती वो कुछ इस टाइप से होती, यहाँ होता तो कैसे होता, यहाँ होता तो कैसे होता भाई, दिशा कुछ इस टाइप से होती। मतलब माथा ख़राब हो गया है, माथा कैसे ख़राब हो गया है, ठीक है, खोपड़ा कैसे ख़राब हो रहा है अपना, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलग अलग टुकड़ों की वजह से अलग अलग आ रही है, इसलिए अपन बिल्कुल तय नहीं कर पा रहे हैं कि मेन जो नेट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कहाँ है, किधर, इसकी वजह से, है ना। और इससे दुखी होकर के हम क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा चतुराई का यूज़ करेंगे। और चतुराई का यूज़ क्या कर रहे हैं, देखो, ठीक है, समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है, dE1 है, मान लेते हैं ये dE1 है। अब देखो इस O से जितनी दूरी पर ये dl अल्पांश है, L दूरी पर ये dl अल्पांश है, उसी तरीके से एक अल्पांश जो है वो नीचे भी तो होगा। अरे इसके काका जी इधर भी तो बैठे होंगे, इतनी ही दूरी पर इधर ही भी बैठे होंगे भाई। तो ये लो, मान लेते हैं कि इससे L दूरी पर ही, जैसे ये पॉइंट मान लेते A था और ये पॉइंट क्या मान लेते B था। यहाँ पर भी एक dl लंबाई का अल्पांश है तो इस पर आवेश कितना होगा, dq आवेश होगा। यहाँ पर भी dl लंबाई का अल्पांश था तो यहाँ पे आवेश कितना था, dq आवेश था। कोई समस्या वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है, dq आवेश था। अब ध्यान लगाओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार अपन समझ लेते हैं, बाद में उसको लिख लेंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इधर होगी, ये बात समझ में आ गई। मान लेते हैं dE1 है, कितनी है बच्चों, dE1 है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पे, तो इधर होगी। मान लेते हैं ये dE2 है, कितनी है, ये dE2 है। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। चलो अब ध्यान लगाओ, इसी प्रकार इस अल्पांश dl के विपरीत क्या होगा, L दूरी पर ही क्या होगा, बिंदु B पर, देखो आप समझते जाइए इसको, बिंदु B पर लंबाई अल्पांश dl स्थित होगा, जिसके कारण, किसके कारण भाई, इस अल्पांश के कारण, जिसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र कितना है, P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, dE2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी अपन काम कर लेंगे, dE1 और dE2 का वैल्यू किधर है वो पता लगा लेंगे अपन, बिल्कुल चिंता करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ जाती है अपने को। तो क्या लिखा है बच्चों, समझो कि एक अनंत लंबाई का तार है जिसकी एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, या फिर रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है। यानी 1 मीटर जो लंबाई है इसकी, इस पर आवेश कितना है, लैम्बडा आवेश है, ये ध्यान रखना। 1 मीटर पर कितना आवेश है, लैम्बडा। 2 मीटर पर कितना होगा, 2 लैम्बडा। 3 मीटर पर कितना होगा, 3 लैम्बडा। dl लंबाई पर कितना होगा, तो dl इंटू लैम्बडा। अरे dl इंटू लैम्बडा, बात समझ में आ जाती होगी ये। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी थी, तो ध्यान लगाओ
यहाँ पर अलग अलग टुकड़ों में इसको बांटते हैं, तो हर टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग आ रही है। तो अपन कंफ्यूज हो गए हैं कि भैया ये डायरेक्शन है किधर, आखिरकार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है किधर। इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सिमेट्री का यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि इसके इधर भी बहुत सारी लंबाई है, इसके इधर भी बहुत सारी लंबाई है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, इस ओ से कुछ दूरी पर मान लिया कि dl लंबाई का अल्पांश लिया, इतनी ही दूरी पर इधर भी dl लंबाई का अल्पांश लिया। यहाँ पर ए पर स्थित जो अल्पांश है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कितना है, dE1 है, और बी पर जो स्थित आवेश है, ये जो छोटा सा अल्पांश है dl, इस पर आवेश dq होगा, और इस पर कितना है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, dE2 है। ये आपको पता चल चुका है आराम से, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ लो, चलो आगे बढ़ लो। चूँकि ये dl और ये dl सेम लंबाई है, समान लंबाई है, ये छोटी छोटी जो लंबाइयाँ हैं ये बराबर हैं, ठीक है, ये भी dl है और ये भी dl है, तो इस पर भी dq चार्ज होगा और इस पर भी dq चार्ज होगा, यानी कि आवेश की मात्रा दोनों अल्पांशों पर क्या है, समान है। तो अल्पांशों की मात्रा आवेश की मात्रा दोनों अल्पांशों पे समान है। क्यों है समान, ये आपको पता चल चुका होगा, ठीक है, क्योंकि लंबाइयाँ समान है। अब बात करते हैं कि dE1 को और dE2 का मैग्नीट्यूड, इनका परिमाण समान है कि नहीं है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलो, तो dE1 और dE2 का परिमाण यहाँ पे बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये जो दूरी है अपन मान लेते हैं कितनी है, तो भाई मानने की क्या ज़रूरत है भाई, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी देखो, ये आर है और ये एल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये बात आपने को क्लियर हो चुकी होगी। देखो, इस आवेश और इस आवेश का मान बराबर है, इसका और इसका दोनों का मान dq है, दोनों की जो दूरियां हैं p से वो भी बराबर हैं, इसका मतलब आवेश भी बराबर है, दूरी भी बराबर है, तो बिंदु P पर जो है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण भी दोनों की वजह से क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों, dE2 है, ये लिख दिया अपन। चूँकि अल्पांशों पर आवेश क्या है बच्चों, आवेश समान है, समान कितना है वो कोष्टक में अपन लिख सकते हैं, dQ है, ठीक है, समान है, तथा P की दूरी, तथा अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों की P से दूरी, P बिंदु जो है उससे दूरी भी क्या है, दूरी कितनी है, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी समान है। अरे भैया बराबर है कि नहीं है ना बराबर, अरे बोलो, बराबर ही तो है। अतः P पर दोनों के कारण, दोनों अल्पांशों के कारण क्या होगा बच्चों, दोनों अल्पांशों के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के परिमाण भी समान होंगे कि नहीं होंगे। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अर्थात क्या हो जाएगा, dE1 का मैग्नीट्यूड और dE2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गए हैं, डायरेक्शन की लफड़ा हो रहा है, डायरेक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं मिटा दूँ भी, ठीक है। अब ध्यान लगाओ कि मान लेते हैं कि ये एंगल जो है थीटा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, आपको पता होगा, क्योंकि ये क्या है, सर्वांग त्रिभुज दिख रहे हैं। ये थीटा है तो देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एकांतर कोण क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं कि तो तार के समांतर और लंबवत, तार के समांतर और लंबवत, तार के समांतर और लंबवत dE1 व dE2 के क्या करते हैं, dE1 व dE2 के घटक बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात बताओ आपकी, अब देखो dE2 का घटक और dE1 का घटक जो है वो एक इधर चाहिए और एक इधर चाहिए, ठीक है। चलो
DE1 का घटक इधर क्या होगा, तो देखो थीटा के साथ वाला होता है DE1 कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा DE1 साइन थीटा। इसी तरीके से DE2 का जो घटक इधर होगा वो क्या होगा DE2 कोस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला है तो कोस थीटा हो जाएगा। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, DE2 कोस थीटा। और यह वाला जो घटक है तार के समांतर वाला, ये क्या हो जाएगा DE1 साइन थीटा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, चूँकि DE1 व DE2 के परिमाण बराबर है, परिमाण क्या है बराबर है, अतः इसलिए क्या हो जाएगा DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, निरस्त हो जाएंगे। या लिख देते हैं अपन परस्पर एक दूसरे को क्या कर देंगे ये बच्चों, निरस्त कर देंगे, कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी है, विपरीत दिशाओं में भी है ये और ये, यानी कि ये दोनों खचाखच मर गए एक दूसरे से लड़के। क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अतः तथा क्या हो रहा है कि DE1 यानी कि तार के लंबवत घटक कौन कौन से हैं, तो वो दिख रहे हैं मुझे DE1 DE1 कोस थीटा दिख रहा है ये, और DE2 कोस थीटा। DE1 कोस थीटा भी इधर है, DE2 कोस थीटा भी इधर ही है, वह DE2 कोस थीटा क्या हो जाएंगे, समान दिशा में है कि नहीं है, तो समान दिशा में होने के कारण हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो वो इधर ही तो होगी, क्योंकि इधर तो कोई है नहीं इनकी वजह से। ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो तार के किधर होगी, लंबवत होगी, तार के लंबवत होगी। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये अपना काम हो चुका है यहाँ तक का। बताओ समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो यानी इसकी और इसकी वजह से जो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर है। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ होता है एक अल्पांश, तो क्या हुआ, अरे यहाँ कोई अल्पांश होता तो उसका काका जी यहाँ पे भी होता, यानी कि इतनी ही दूरी पर यहाँ पे भी अल्पांश होता, यहाँ होता तो यहाँ भी होता, वहाँ होता तो वहाँ भी होता। मतलब वो और वो दोनों ही क्या कर देते, एक दूसरे के जो तार के समांतर वाले घटक थे DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा टाइप के जो घटक हैं उनको कैंसिल कर देंगे, और जो इधर वाले जो घटक हैं कोस थीटा वाले जो घटक हैं यहाँ जुड़े नहीं जुड़े वैसे के वैसे जुड़ते जाएंगे। इसका मतलब कहीं पर भी आप अल्पांश ले लो तो उन अल्पांशों के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इधर ही होगी, क्योंकि इधर वाले जो घटक जो है वो मर जाएंगे तो इधर ही होगी। ये बात आपने को क्लियर हो चुकी होगी। तो ये डायरेक्शन के बारे में है। ठीक है बच्चों, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसको मिटा करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब अपन, क्योंकि ये तो डायरेक्शन वाली बात हो गई। अब अपने को मैग्नीट्यूड की बात करनी है, और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे बच्चों, गाउस के नियम का यूज़ करेंगे हम लोग। अरे बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है ना। तो गाउस के नियम का अपन यूज़ करने वाले हैं, और गाउस के नियम को यूज़ करने से पहले आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये लो। हाँ तो बच्चों, अब अपने को यहाँ पर ही इस बिंदु पर, ये P बिंदु था आपका, ठीक है, इस P बिंदु पर अपने को क्या ज्ञात करना है। देखो दिशा की बात अपन ने कर ली है, और ध्यान रखना है दिशा किधर है।
पी बिंदु पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी कि इसका परिमाण ज्ञात करना है। अब सबसे पहले देख लो, अगर मैं बोलूँ इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है तो इधर, इस बिंदु पर किधर है तो इधर, इस बिंदु पर किधर है इधर, इस बिंदु पर किधर है उधर, हर एक कंडीशन में क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, हर एक बिंदु पर जो है वो तार के लंबवत होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसलिए यहाँ अगर कोई बिंदु होता दिख रहा है ना, यहाँ पे ये तार के इस यहाँ पर बिंदु होता तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती, इधर, शून्य के इधर होती। पीछे, इसके पीछे कोई बिंदु होता तो डायरेक्शन किधर होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की उधर। समझ में आ गई होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर अपन तार को कैसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे ही दिखेगा ना अपने को। ठीक है, तार को कहाँ से देख रहे हैं अपन, ऊपर से देख रहे हूँ। ठीक है, ऊपर से देख रही हूँ, फ्रंट व्यू, इसका फ़ोटो खींच लिया। तो जैसे कि इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर, इस पर किधर है, इधर, यहाँ पर किधर है, इधर। ठीक है, यहाँ पर किधर है, इधर। मतलब क्या हुआ, इस तार से, ये तार है आपका, ये पूरा पूरा तार है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, हर बार में क्या होगा, हर एक बिंदु पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तार के लंबवत होगी। अब देखो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो किधर होती, अरे भैया दूर की ओर नहीं होती, इसके पास की ओर होती। मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती, और नेगेटिव चार्ज होता पूरे पे तो डायरेक्शन ऐसे होती। समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ लें आगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, गाउस के नियम का यूज़ करना पड़ेगा। और गाउस के नियम का यूज़ करने के लिए अपने को एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तार को अक्ष मानकर, अभी आप समझ लेंगे इसको पूरा, तार को अक्ष मानकर बेलनाकार कितना, एल लंबाई के, अभी समझ लेंगे अपन, एल लंबाई के तथा एल लंबाई तथा स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ से दूरी कितनी थी बच्चों, स्मॉल आर थी ना, तो इसी त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या के बेलनाकार है ना, एक सिलिंड्रिकल गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, कर ली। कैसे, बेलन की अक्ष क्या होती है आपको पता है। ठीक है, ये एक पृष्ठ बनाया है मैंने, ये पूरा, ये गाउसी पृष्ठ बनाया है। ठीक है, ये गाउसी पृष्ठ कैसे है, ये गाउसी पृष्ठ, इस तार को देखो, ये एक बेलन है पूरा का पूरा, समझो इसको यूं एक बेलन है। ठीक है, यूं एक बेलन है, इसके बीचों बीच में से तार गुजर रहा है यूं, बेलन है ऐसे, ऐसे एक बेलन है यूं, ये गाउसी पृष्ठ है, और तार जो है वो बीचों बीच में गुजर रहा है, मतलब बेलन की अक्ष से गुजर रहा है। समझ में आ गई होगी। ठीक है, बेलन की यानी तार को अक्ष मान करके बेलन, एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की हमने कल्पना करी है यहाँ पे, तो ये कल्पना कर रहे हैं अपन। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, तो इस क्योंकि गाउस के नियम का यूज़ करना है तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लक्स किससे, इस गाउसी पृष्ठ से कुल फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, बेलन को, इस पृष्ठ को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं, तो पहला भाग देखो, एक मान लेते हैं कि ये देखो, ये एक वृत्ताकार है कि नहीं है, ऊपर वाला जो डिब्बा है, अरे यार, हो, ये एक बेलन है। ठीक है, ये आपके पास में एक बेलन है। ठीक है, ये दिख रहा है ऊपर, क्या है, ये वृत्ताकार है कि नहीं है, ये भी क्या है पीछे, ये भी वृत्ताकार है कि नहीं, ये वाला वृत्ताकार, ये वाला वृत्ताकार, ये, और एक के साथ पृष्ठ दिख रहा है, ये वक्र पृष्ठ, ये क्या दिख रहा है, ये पूरा क्या दिख रहा है, ये एक वक्र पृष्ठ दिख रहा है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो 3 भागों में अपन ने इसको बांटा है।
ठीक है, तो कौन कौन से है मान लेते हैं, ये S1 है, ये पृष्ठ कौन सा है S1 है, ये पृष्ठ कौन सा है S2 है, और ये जो आपका वक्र पृष्ठ है ये कौन सा है S3 है। ठीक है, तो एक ऊपर वाला ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ कौन सा है ये S1, ठीक है। दूसरा कौन सा पृष्ठ है निचला वृत्ताकार पृष्ठ, निचला वृत्ताकार पृष्ठ, और ये कौन सा है S2 दिख रहा है ये। और थर्ड जो है वो कौन सा है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ कौन सा है बच्चों, जो ये आपका S3 है। ये समझ में आ गई होगी बात, है ना, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो बेलन से निर्गत या संबद्ध लिख सकते हो आप लोग, बेलन से निर्गत या संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों, वो देख लो आप लोग, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। हाँ, कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, देखो इससे भी, इससे, इस वक्र पृष्ठ से भी और इससे भी, तीनों पृष्ठ से अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इसलिए देखो इससे से निकालने के लिए अपन मान लेते हैं एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ मान लेते हैं ds, ठीक है। तो ds की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर, ऊपर की ओर होगी ऐसे। यहाँ पर मानेंगे एक छोटा सा क्षेत्रफल, तो ये भी ds होगा और इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, ये भी ds है और ये भी क्या है ds है। चलो ठीक है, क्योंकि अपन ऐसे ही तो करते हैं, छोटे इस पृष्ठ से इस वाली पृष्ठ से टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, ds क्षेत्रफल में बांट देंगे, और हर एक टुकड़े का क्या करेंगे, हर एक टुकड़े से निकलने वाला या हर एक क्षेत्रफल से निकलने वाला जो है वो फ्लक्स निकालेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन अपन कर देते हैं। यहाँ पे भी अपन इंटीग्रेशन करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों में, यहाँ पर भी मैं एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लेता हूँ और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। क्यों होगी इधर, ds इधर होगी, क्यों होगी उसको अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो वापस इसी सिलेंडर की शरण में अपन जाते हैं। ये सिलेंडर है, यहाँ पर एक ds लिया है ऊपर, डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर होगी। यहाँ पर लिया तो डायरेक्शन किधर होगी, नीचे होगी। दिख रहा है ये और ये। अब जैसे कि इस बिंदु पर चाहिए, इस बिंदु पर चाहिए एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं बच्चों। ये इस अल्पांश, ये जो अल्पांश है यहाँ पे, इसकी इस पर जो ds की डायरेक्शन किधर होगी, तो वो इधर होगी, लंबवत होगी ऐसे। ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत होगी ऐसे। यहाँ होता तो कैसे होती, जैसे कि ये पॉइंट जो है वो अपन ने इसके आसपास लिया है। ठीक है, इसके आसपास लिया है, तो यहाँ पर इसकी ds की डायरेक्शन इधर होगी, लंबवत इधर होगी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ होता तो इधर होती, वहाँ होता तो इधर होती, कोई समस्या वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो चलो बढ़ लें आगे फटाफट से। फाई बराबर क्या होगा, तीनों से निकाल लेते हैं। ठीक है, इस S1 से कितना फ्लक्स होगा टोटल, तो आपको पता है E डॉट ds, पता है ना आपको, E डॉट ds। ठीक है, E डॉट ds, ये किसके लिए है, S1 के लिए, प्लस E डॉट ds, क्योंकि कुल फ्लक्स कितना होता है E डॉट ds, ये किसके लिए है, S2 के लिए, प्लस E डॉट ds। ठीक है, E डॉट ds, ये किसके लिए है बच्चों, S3 के लिए। यहाँ पे आप ये नहीं लगाओ तो भी ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ये S1 से, ये S2 से और ये S3 से। ठीक है, चलो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। मैं बना दूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ऐसे है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो हर बार में अपन देखा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अपन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मुझे लगता है ना इधर ही है। अरे भाई इधर ही तो है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो इधर ही है, दूर की ओर होगी कि नहीं होगी। यहाँ होता तो ये इधर होती इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ होता तो इधर होती। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है, यहाँ होता तो किधर होती, इधर होती, यहाँ होता तो इधर होती। समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखा जाए तो E डॉट ds का मतलब होता है E ds cos थीटा। E डॉट ds का मतलब E ds cos थीटा। E ds का मतलब E डॉट ds का मतलब क्या होता है, E ds cos थीटा। तो देखो S1 और S2 के लिए, तो देखो S1 और S2 जो पृष्ठ है, S1 और
S2 जो पृष्ठ है उनके लिए तो E और DS में एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर अपन थीटा कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री। यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री। इस पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री। समझ में आ रही होगी इन दोनों के बीच में। इसलिए अपन लिख सकते हैं ये EDS cos 90 किसके लिए है, S1 के लिए है। EDS cos 90 किसके लिए है, S2 के लिए है। प्लस अब देखो EDS cos 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि S3 के लिए हर एक पॉइंट पर आपको पता होगा DS की डायरेक्शन यहाँ होती, इधर होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होता। यहाँ पर DS की डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। समझ में आ रही होगी आपको अच्छे तरीके से बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। ठीक है, चलो, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो गया, क्यों, cos 90 का गुणा हो गया ना, 0 हो गया। प्लस ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। प्लस ये क्या हो गया, अरे भैया EDS हुआ कि नहीं हुआ, अरे क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आई होगी। अब ध्यान लगाओ, क्योंकि ये जो बेलन है, इस बेलन का प्रत्येक बिंदु जो है वो इस तार से समान दूरी पर है कि नहीं है। इस बेलन का प्रत्येक बिंदु कौन सी, वक्र पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो है वो इस तार से समान दूरी पर है। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, वक्र पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु की तार से दूरी क्या है, तार से दूरी बराबर है। अतः विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा अपने को, समान होगा। समान होगा कि नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण समान है यहाँ पे, क्योंकि सिमिट्री है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण क्या है, समान है। अब समान है यानी कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो का हुई है। ठीक है, दूरी समान है ना, ये दूरी भी स्मॉल आ रही है, 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 ये सारी दूरियां जो है वो स्मॉल आ रही है। इस वजह से क्या हो सकता है बच्चों, E का परिमाण हर जगह समान है। और E का परिमाण हर जगह समान होने पर अपन क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर, अरे भैया E बराबर, हाँ फाई बराबर, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। E को बाहर ले लो, कांस्टेंट है ना ये, तो इसको बाहर ले लो। अब DS को बाहर क्यों नहीं लिया बच्चों, तो DS की तो वो मोटाई अलग छोटी मोटी हो सकती थी। DS को अपन छोटा ले सकते थे, बड़ा ले सकते थे, तो DS तो यहाँ पे वेरिएबल है, बदलने वाला है, लेकिन E जो है वो कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई होगी। और ये किसके लिए है, S3 के लिए था, किसके लिए, ये S3 के लिए था। अच्छा ये देखो, इसकी लंबाई कितनी मानी थी अपन ने, L लंबाई मानी थी। कितनी लंबाई मानी थी इसकी, L लंबाई मानी थी। ठीक है, त्रिज्या एक सिलेंडर है, एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, बेलन की लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। तो आप समझ पाते होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ds क्या है, इस वक्र, देखो S3 के लिए है ना, किसके लिए, ये S3 के लिए है। तो ds जो है वो इस S3 यानी वक्र पृष्ठ के छोटे से भाग का क्षेत्रफल। ds क्या है, S3 पृष्ठ जो है यानी वक्र पृष्ठ है उसके छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। इंटीग्रेशन ds मतलब क्या हुआ भाई, ये जो S3 है, इस S3 वाली पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, मतलब क्या हुआ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अपन लिख सकते हैं E तो है ही, इंटू आपको पता है बेलन की लंबाई कितनी है, L है, त्रिज्या कितनी है, R है, तो 2πrl होता कि नहीं होता है ना, 2πrl होता कि नहीं होता है, 2πrl। यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrl। समझ में आ गई होगी बात, तो ये आ गया आपके पास में, ये समीकरण नंबर 1 डाल दी हमने। ये समझ में आया नहीं आया, क्या था ये, ds क्या था, वक्र पृष्ठ के छोटे से भाग का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन ds क्या है,
संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πrl होता है, आपको पता हो गया। अब बताओ कि गाउस के नियम से अपन यूज़ कर सकते हैं क्या? अब गाउस का नियम लगा दो। गाउस के नियम से फ्लक्स, एक बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है फाई बराबर क्या होता है? तो आपको पता होगा नहीं होगा कि क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना होगा? क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू इन क्या होता है बच्चों? तो इस गाउसी पृष्ठ के अंदर, ये बेलन जो है ना, इसके अंदर जो स्थित आवेश है उसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। क्यू इन का मान यहाँ पे इम्पोर्टेंट है निकालना। तो क्यू इन क्या होगा? देखो आपको पता है ये वाला तार पर जो आवेश है वो गाउसी पृष्ठ के बाहर है। यहाँ से इधर वाला जो आवेश है वो भी गाउसी पृष्ठ के बाहर है। यहाँ से यहाँ तक का जो आवेश है वो ही आवेश इस तार, ये जो वही आवेश क्या है? इस गाउसी पृष्ठ के अंदर स्थित है, ठीक है। गाउसी पृष्ठ के अंदर स्थित है। इसलिए अब इस लंबाई पर, यानी एल लंबाई पर, क्योंकि इस तार की एल लंबाई ही, ये जो एल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, यही तो इसके अंदर स्थित है। और इस एल लंबाई पर कितना आवेश है वही तो निकालना है अपने को। तो आपको पता है कि इकाई दूरी पर या इकाई लंबाई पर आवेश कितना है? इकाई लंबाई पर आवेश कितना है? लैम्बडा। मैंने बताया था ना अभी। 1 मीटर लंबाई पर आवेश कितना है? लैम्बडा। 2 मीटर पर कितना होगा? 2 लैम्बडा। 3 मीटर पर कितना होगा? 3 लैम्बडा। एल मीटर पर कितना होगा? एल इंटू लैम्बडा। एल मीटर पर कितना होगा? एल इंटू लैम्बडा, ठीक है। तो क्यू इन जो है वो कितना हो जाएगा? लैम्बडा एल, ठीक है। क्यू इन कितना हो जाएगा? लैम्बडा एल बटा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई होगी। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 भी फ्लक्स को व्यक्त कर रही है। समीकरण नंबर 2 भी फ्लक्स के बराबर ही है। समीकरण 1 भी फ्लक्स के बराबर है। तो समीकरण लिख सकते हैं क्या अपन यहाँ पे? क्या लिख सकते हैं? देखो जगह छोटी पड़ गई है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या क्या हो सकता है बच्चों? तो ये हो जाएगा ई इंटू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2πrl बराबर क्या है? लैम्बडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। ये एल से एल ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा? तो ये ऊपर क्या क्या है? एल, ठीक है, सॉरी लैम्बडा। ऊपर क्या बचेगा बच्चों? लैम्बडा बचेगा। ऊपर तो सिर्फ लैम्बडा बचेगा, ठीक है। एल तो कट गया। 2πr यहाँ पे बचा है ना, इस एल से एल तो ख़त्म हो गया है, तो 2πr जो है नीचे चला जाएगा। तो लैम्बडा बटा कितना हो जाएगा? 2π एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा? आर। 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ये जो है आपका वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। कहाँ पर? आर दूरी पर, ठीक है। आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। देखो ये जो बेलन की लंबाई वंबाई के काम नहीं आ रही है, अब आ रही क्या? फॉर्मूले में नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। देखो एक इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है, याद कैसे करना है। मैं यहाँ लिख दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप पॉज करके, मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। तो देखो मैं 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो 2 लैम्बडा होगा कि नहीं होगा? ऊपर हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 2 का ऊपर और नीचे गुणा किया तो यहाँ पे 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैंने जुगाड़ किया है भैया, आप भी जुगाड़ करना सीख लो। ये होगा कि नहीं होगा? ई की वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी? होगी। अब देखो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है? अरे भैया के बराबर है ना, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। तो ये किसके बराबर हो गया? के बराबर हो गया, ये वाली चीज़। तो अब देखो क्या बचा है? 2 है, ये 2 लगा दो। लैम्बडा है, लैम्बडा लगा दो। बट्टा क्या हो गया? आर। बट्टा क्या हो गया? आर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? या लिख दूँ 2k लैम्बडा बटा आर। ये फॉर्मूला याद रखना। डायरेक्शन किधर है? तो आर की दिशा में है, यानी कि अगर आप वेक्टर के रूप में लिखना चाहो, वेक्टर के रूप में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा, आर कैप लगा देंगे। अभी जो अपने स्फेयर वाले में किया था वैसा वैसे कुछ है यहाँ पे, तो आराम से आप समझ सकते हो, इसको सीख सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाती है कि दूरी पर किस प्रकार से निर्भर कर रहा है ये, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो ई है, ठीक है, वो 1/r के समानुपाती है, यानी कि r के व्युत्क्रमानुपाती है।
1/r के समानुपाती है या फिर r के व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और ले लिया होगा वैसे भी। और बाद में देखो, स्क्रीनशॉट लेके रखना नहीं है, आपको क्या करना है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्या करना है बच्चों, अपनी कॉपी लेनी है और बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है। और कहीं दिक्कत आए तो आप उस स्क्रीनशॉट की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन ग्राफ बना रहे हैं, किस किस के बीच में बना रहे हैं, एक तो r में और एक e में, दो ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। एक और ग्राफ बना लेते हैं, एक 1/r में, ये मिटा दूँगा यहाँ से, सारा का सारा मिटा देते हैं, 1/r में और e में। अब पूछा जाए आपसे, ये o बिंदु है, ये o बिंदु है, r के तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, और r के तो ये व्युत्क्रमानुपाती, r के क्या है, ये e r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि दूरी के साथ ये घटता है, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और देखो 1/r के साथ में किस प्रकार से निर्भर है, तो 1/r के समानुपाती है ये, 1/r के क्या है, ये समानुपाती है। इसका मतलब ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है, क्या हो, बधाई हो, डेरिवेशन हुआ है। धन्यवाद।